नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे रेलवे को बड़ी सौगात और इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको महोबा से बड़ी खबर बता देते हैं। महोबा से बड़ी खबर, जहां पर खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से हुआ हादसा। अब तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 2 की हालत गंभीर। मलबे में दबे हैं 3 ट्रैक्टर, 1 पोकलेन मशीन। महोबा से खबर, खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से हुआ हादसा। अब तक 3 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। मलबे में दबे हैं 3 ट्रैक्टर, 1 पोकलेन मशीन। महोबा से खबर, जहां पर खनन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से हुआ हादसा। अब तक 3 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। मलबे में दबे हैं 3 ट्रैक्टर, 1 पोकलेन मशीन। महोबा से खबर, खनन के दौरान बड़ा हादसा। पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से हुआ हादसा। अब तक 3 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। मलबे में दबे हैं 3 ट्रैक्टर, 1 पोकलेन मशीन। पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से हादसा। अब तक 3 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। मलबे में दबे हैं 3 ट्रैक्टर, 1 पोकलेन मशीन। पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से हुआ हादसा। अब तक 3 मजदूरों की मौत, 2 की हालत गंभीर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनुराग पचौरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर? ये हम बता दें कि कबई थाना क्षेत्र के पहाड़ा गांव का मामला है। यहाँ पे पहाड़ में खनन काम चल रहा था और वहाँ खनन के दौरान पहाड़ खिसकने के कारण दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें पहाड़ में 15 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अभी भी प्रशासन द्वारा रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसमें 1 पोकलेन मशीन और 3 ट्रैक्टर दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश किया जा रहा है और देख रहे हैं कि पहाड़ के नीचे और कोई जनहानि तो नहीं हुई, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि पहाड़ का एक हिस्सा गिरने से हुआ हादसा। अब तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही। और अब बात करेंगे रेलवे को बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे को बड़ी सौगात दी है और इन सौगातों के तहत यूपी के 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिली हैं। 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं को पीएम मोदी ने लॉन्च किया। लखनऊ जंक्शन और चारबाग रेलवे स्टेशन के साथ ही वर्ल्ड क्लास गोमती नगर स्टेशन पर जेनरिक दवाओं के लिए
जन औषधि केंद्र और रेल कोच रेस्टोरेंट का तोहफा भी दिया गया है। सहयात्री जब स्टेशन आएंगे तो उन्हें कोई दिक्कत महसूस होती है तो अपने लिए सस्ती दवाई ले सकते हैं। रेल कोच रेस्टोरेंट में खाने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। लखनऊ जंक्शन पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, महापौर सुषमा खाकवाल, विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। देखिए, 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है। ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे। ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था? हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार। और अब बात करेंगे दुश्मनों पर बरसी अग्नि। भारत ने 11 मार्च यानी सोमवार को अग्नि 5 मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण करने की घोषणा की है। इसे मिशन दिव्यास्त्र कहा जा रहा है। ये परीक्षण ओडिशा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड पर किया गया है। आपको बता दें कि अग्नि 5 मिसाइल कई वॉरहेड को ले जाने और कई ठिकानों पर निशाना लगाने में सक्षम है। अग्नि 5 MIRV तकनीकी से लैस है। इस तकनीकी के तहत कोई देश एक ही मिसाइल से सैकड़ों किलोमीटर दूर के कई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। अग्नि 5 के सफल परीक्षण की जानकारी देते हुए पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि MIRV तकनीकी से लैस और देश में विकसित अग्नि 5 का सफल परीक्षण और मिशन दिव्यास्त्र के लिए DRDO के वैज्ञानिकों पर गर्व है। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर इन्वेस्टरों से संवाद किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सरकार उसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी और इसी के लिए फिर हम लोगों ने यूपी में अपनी पॉलिसीज तैयार की। मेरा यह मानना है पॉलिसी के दायरे में रह करके हम लोग हर एक निवेशक को उनकी इंसेंटिव को भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई बैरियर इस मार्ग में नहीं आएगा। बैरियर आएगा तो उसको उखाड़ फेंकने के लिए हमें जितने सख्त कदम उठाने पड़ेंगे हम उसके लिए कदम उठाएंगे, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में बाधा है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार से, नौकरियों से वंचित करने का भी एक षड्यंत्र का हिस्सा होगा। इसको किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और मैं इस अवसर पर आपको इस बात के लिए आश्वस्त करूंगा। इन्वेस्ट यूपी, उद्योग बंधु से इन्वेस्ट यूपी का आना
ये अपने आप में एक रिफॉर्म है, लेकिन इसके रिजल्ट भी दिखने चाहिए। और इसके रिजल्ट, पहले रिजल्ट तभी आए हैं जब पहली बार 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई दिए। लोग देख रहे हैं। आज मुझे याद है, राज्य से एक टीम आई, अभी हाल ही में मेरे पास आई। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने मुझसे पूछा, अचानक आए, उन्होंने कहा साहब क्या आपके यहाँ सचमुच यूपी का बजट आज 7.5 लाख करोड़ का है? मैंने कहा आपको क्या लगता है? कहा नहीं साहब, आज से 6 वर्ष था, तो 6 वर्ष पहले तो 2 लाख करोड़ का था, 7 वर्ष पहले 2 लाख करोड़ का था। मैंने कहा 6 वर्ष पहले का यूपी अब नहीं है, अब तो एक नया यूपी है, और इस नए यूपी में 7.5 लाख करोड़ से हम संतुष्ट नहीं होने वाले। मेरा तो ये मानना था 10 लाख करोड़ से ऊपर का होना चाहिए। का ग्राउंड ब्रेकिंग में जो आपके डाटा आए हैं, क्या ये ऑर्गेनिक है? मैंने कहा यही प्रश्न तब भी उठे थे जब हमने यहाँ पे इन्वेस्टर समिट किया था। हमारा जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था तब भी ये उठे थे कि 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव क्या ये ऑर्गेनिक हैं? ये प्रश्न मुझसे उस समय भी कुछ लोगों ने पूछा था, तो मैं मौन रहा। मैंने कभी इसका जवाब समय दे देगा। लेकिन मैं देखता था कि चौथे 5वें दिन उन्हीं लोगों के फोन मेरे पास आने लग गए कि हमें प्रसन्नता है कि आपके सभी डाटा ऑर्गेनिक हैं। और जब ये जमीनी धरातल पर उतरे हुए, मैंने कहा ये तो हमारे पास सूची है, 14,000 कौन कौन सी यूनिट कहाँ लग रही है, आप इसको देखिए और आपको लग जाएगा ये फेक है या ऑर्गेनिक है। हमारा जो भी कार्य है ये सब टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ऑनलाइन है, आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और आज जब यहाँ पर ये सब कार्य हो रहा है, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुआ हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए, किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, एमएसएमई का जो बेस होना चाहिए उत्तर प्रदेश उसके लिए सबसे अच्छा है। मैन पावर आपके पास यूपी के अंदर है, और एक बेहतरीन लैंड बैंक भी यूपी के अंदर हम लोग बना रहे हैं। इसके लिए भी हमने अपने राजस्व संहिता में जितना संशोधन होना था उतना संशोधन हम लोगों ने इसमें करते हुए लोगों को बेहतरीन सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करने का प्रयास किया है। एफडीआई की पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य है, और इसमें भी हम लोगों ने जो इंसेंटिव देने की कार्रवाई की है। अभी हमारे और भी रिफॉर्म होने जा रहे हैं, क्योंकि आज की आवश्यकता है। यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो हमें अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित करना भी पड़ेगा, फैसिलिटेशन की सुविधा अधिक से अधिक हमें उपलब्ध करानी ही पड़ेगी, और उस दिशा में उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। उत्तर प्रदेश की आम जनमानस की भावना और उनकी मानसिक रूप से इस कार्य के लिए तैयार है, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश और दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं उन लोगों ने यूपी पे जो विश्वास किया है, उनके विश्वास पर ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश पूरी तरह खरा उतर करके उनकी भावनाओं के अनुरूप एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध होने को कराएगा। मैं आज के इस इन्वेस्ट यूपी के इस नए भवन के शुभारंभ के अवसर पर, नए कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर इन्वेस्ट यूपी को और औद्योगिक विकास विभाग को हृदय से बधाई देता हूं, और विश्वास करता हूं कि हमें इस दिशा में और भी रिफॉर्म करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप सबकी मेरी शुभकामनाएं हैं। इन लोगों उद्यमियों को आज यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट वितरित हुए हैं, क्या इंसेंटिव ऑनलाइन मॉनिटरिंग, जो इंसेंटिव मॉनिटरिंग की जो सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हुई है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ। मुझे थोड़ा विश्वास है हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सबका एक बार फिर से मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बात करेंगे शिक्षा की अनोखी पहल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे शिक्षक की अनोखी पहल। लेकिन उससे पहले आपको मेरठ से बड़ी खबर बता देते हैं। वेस्ट यूपी से बसपा के 2 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बिजनौर से विजेंद्र सिंह बसपा प्रत्याशी बनाए गए। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया गया है। लोकदल छोड़ विजेंद्र ने थामा बसपा का दामन।
बिजनौर से विजेंद्र सिंह बसपा प्रत्याशी बने। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति प्रत्याशी। लोकदल छोड़ विजेंद्र ने थामा बसपा का दामन। लोकदल से कर रहे थे बिजनौर सीट से तैयारी। वेस्ट यूपी से बसपा के 2 प्रत्याशी हुए घोषित। मेरठ से खबर, बिजनौर से विजेंद्र सिंह बसपा प्रत्याशी बनाए गए। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को बनाया गया है प्रत्याशी। और दिल्ली से आपको एक और खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी। दिल्ली से खबर, दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, जालौर से वैभव गहलोत, पौड़ी से गणेश गोदियाल को बनाया गया है प्रत्याशी। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम घोषित। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, जालौर से वैभव गहलोत, पौड़ी से गणेश गोदियाल को बनाया है प्रत्याशी। प्रदीप टमटा को अल्मोड़ा से बनाया गया प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, जालौर से वैभव गहलोत। कांग्रेस की माफ कीजिएगा दूसरी लिस्ट जारी हुई है और इसी खबर पर हमारे साथ प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र सर जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेन्द्र जी की दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जिसमें छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इस लिस्ट को आपने देखा, कैसे आकलन कर पा रहे हैं कांग्रेस किस तरीके से सीटों पर मंथन कर रही है? ऐसी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों परस्पर प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल इस जो अभी हाल का अगर घटनाक्रम देखें तो दोनों एक तरीके से चेहरों पर दांव लगा रहे हैं और कुल मिलाकर परिस्थिति अगर देखने को मिल रही है तो बीजेपी भी लगभग उसी संकट से गुजर रही है जिसको लेकर कांग्रेस के सामने समस्या है। अभी हाल में बीजेपी के 2-3 सांसद कांग्रेस में आए, जैसे राहुल कसवा इस लिस्ट में आप 43 की लिस्ट में देख सकते हैं। जयपुर से सांसद थे राहुल कसवा बीजेपी के, अभी 2 दिन पहले वे कांग्रेस में, आज उन्हें चूरू से टिकट मिल गया। इसी तरीके से हरियाणा में देखे चेहरा बदला है, नए चीफ मिनिस्टर आ गए हैं नायब सिंह सैनी, वो भी चेहरा बदलने की बात है। ये भी सब कुछ जो है बिसात बिछ रही लोकसभा चुनाव को लेकर। अगर बात इस लिस्ट की करें तो 39 के बाद 43 की लिस्ट आई है। इसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं अशोक गहलोत, कमलनाथ, हरीश रावत ये चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने वर्षों तक कांग्रेस में रहकर मलाई काटी है वो लोकसभा चुनाव के रण को छोड़ चुके हैं। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर से टिकट मिला है, वो चाह रहे थे। इसी तरीके से कमलनाथ के बेटे पिछली बार भी सांसद थे, इस बार भी उनको टिकट मिला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं, हरिद्वार से वो घोषित नहीं हुआ है। अल्मोड़ा में जो पुराने सांसद रहे, राज्यसभा के भी सांसद रहे और लोकसभा के भी सांसद रहे, प्रदीप टमटा, वो सुरक्षित सीट है, उन पर एक बार कांग्रेस ने दांव लगाया है, बड़ा चेहरा है। इसी तरीके से अगर पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो वहां कांग्रेस ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को उतारा। गणेश गोदियाल काफी डायनेमिक नेता हैं और बड़े दिन से वो पिछले चुनाव में भी वो लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, तो ये कांग्रेस के लिए एक बेहतर चेहरे के रूप में वो नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से आप असम के जोरहाट सीट से गौरव गोगोई फिर से एक बार चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में वो कांग्रेस की बैटिंग करते नजर आते हैं। तो बहुत सारे आप देख रहे हैं कि ये लिस्ट भी, इसमें बहुत सारे नए चेहरों पर कांग्रेस पार्टी दांव लगाती दिख रही है। यशी बिल्कुल दुर्गेन्द्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम हैं और छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, जालौर से वैभव गहलोत, नकुल नाथ कमलनाथ के बेटे हैं, अशोक गहलोत के बेटे वैभव है और पौड़ी से गणेश गोदियाल को बनाया गया है प्रत्याशी।
और बात करेंगे शिक्षक की अनोखी पहल। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के जहांगीराबाद ब्लॉक के रूथा गांव में सरकारी मदद से चलने वाले प्राथमिक विद्यालय के एक टीचर ने अपनी सैलरी खर्च कर छात्र छात्राओं के लिए स्कूल में शौचालय बनवाया है। शिक्षक संजय दीक्षित का कहना है कि उन्हें इस पहल की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी के घरों और स्कूलों में शौचालय बनाने के अभियान से मिली है। इस पहल की प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी के घरों और स्कूलों में शौचालय और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।